हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। सिलाई में फिनिशिंग कैसे लाएं, सिलाई में फिनिशिंग लाने की बहुत सारे टिप्स देने वाली हूँ आज। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, मैं कविता स्वागत करती हूँ आज एक और वीडियो में। तो देखिए मॉर्निंग का टाइम था और मेरे यहाँ बने हैं गोभी के फरे, जो कि बहुत ही टेस्टी लगते हैं हमको और बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये फर्स्ट दिन के फरे हैं। अभी मेरे यहाँ विंटर में एक बार भी फरा नहीं बने हैं, पहली बार बने हैं। तो यहाँ पर देखिए ये स्पाइसी सी सब्ज़ी है जो कि गोभी की है और इसमें 2-4 आलू भी पड़ी हैं, सॉरी। तो इस तरीके से मेरे यहाँ गोट कर बनाई जाती हैं ताकि इसके जो अंदर का मसाला है वो निकले नहीं। और मेरा जीरा जो है वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा चलिए फ्राई करना है, उसके लिए हम जीरा को बिन लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे इसमें कहीं ना कहीं छोटे छोटे ब्लैक कुछ पड़े रहते हैं। तो साफ़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, इसीलिए मैंने कहा जो भी टाइम मिल रहा है उससे यूज़ किया जाए। तो जल्दी से बिन कर, तो मेरे यहाँ ना फरा को कल्हारा जाता है। बहुत सारे लोगों के यहाँ पानी में ही ऐसे ही पका लिया जाता है, मतलब कि जीरा वगैरह डालकर, बट मेरे यहाँ पहले पानी में पकाया जाता है, उसके बाद में जब सूख जाते हैं उसके बाद में हमारे यहाँ जीरा से इस तरीके से तेल में फ्राई किया जाता है। ठीक है, तो आप सबके यहाँ कैसे बनते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फरा वगैरह बन गए थे, उसके बाद मेरी स्टूडेंट का आने का टाइम हो गया था, तो मैं अपनी बिट्टू को भी खिला रही थी और मेरी स्टूडेंट बात भी कर रही है साइड में पीछे बैठकर। ठीक है, ये 2.5 का है। लेकिन ये बीच में तुमने क्यों लगाया? अरे ये गलत लगा है। अच्छा, ये हटा दीजिए, ये 2.5 का है। ठीक है फिर। ठीक है, और ये 2 का है। हाँ ठीक है ठीक है, ठीक है। बाबू मैं क्या कर रहे हो बताओ? अब ये शेप देना था, जो आपने यहाँ पे शेप दिया था वो हम देना है हमें। पहले आर्म होल पे शेप दो, जो फ्रंट और बैक का जो लगाया जाता है आर्म होल पे, हाँ, उसको तो शेप दे दो पहले। क्या कर रहा है मेरा बच्चा बताओ? सिलाई करोगी? सिलाई करोगी कि नहीं बताओ? पहले मम्मा को बताओ तब मम्मा करने देगी। सिलाई करोगी कि नहीं? करोगे? यही तो है ना, शोल्डर वाला। बेटा सिलाई करना है कि नहीं? तो चलिए ये सब बातें तो होती रही, घर के काम तो ख़त्म ही नहीं होते कभी। तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेकर आई हूँ जो कि बिगनर्स के लिए है, जिससे ये प्रॉब्लम रहती है ना कि हमें तो सिलाई कर रहे हैं, मतलब हम तो सिलाई कर रहे हैं बट मेरे हाथ में सफाई नहीं आती है, मतलब स्टिच तो करते हैं, कपड़ा सही से फिनिशिंग नहीं कर पाते हैं। तो वही टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को फुल वॉच करना, आपके बहुत काम की वीडियो है। ठीक है, तो जो भी मैं पहली टिप्स बताऊंगी ना वो है हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मशीन। तो देखो अगर हमारी मशीन साफ़ होगी तो फिनिशिंग अपने आप आ जाएगी, है ना। एक चीज़ तो माननी पड़ेगी आपको। देखिए कभी कभी हमारे साथ क्या होता है ना कि हम धागे मशीन से अच्छे से साफ़ भी नहीं कर पाते हैं। जैसे कि धागा हम सिल रहे हैं और सिलते जा रहे हैं, बहुत सारे नीचे कड़ जो हैं वो हो जाते हैं, तो धागा हमारा टूटता रहता है। या फिर हम जब सिलाई करते हैं तो धागा हमारा सिकुड़ता रहता है और फिर ऊपर नीचे जैसे कपड़ा छोड़ कर मशीन चलने लगती है। तो ये सब प्रॉब्लम आती रहती हैं मशीन में। तो सबसे पहले जो मेन प्रॉब्लम है हमारी वो है मशीन, है ना, वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है, नीचे जो हमारा बॉबिन केस होता है ना उसको अच्छे से क्लीन करके उसमें धागा अच्छे से देखना कि हमें देखना कि हमारा धागा जो है अच्छे से सही पड़ा है कि नहीं पड़ा है। क्या होता है ना कभी कभी धागा हमारा जो होता है बॉबिन में वो ढीला रहता है, लूज़ रहता है, तभी वो सही से नहीं चलती है, या फिर ज़्यादा टाइम हो जाता है तब भी मशीन सही से नहीं चलती है। तो उसमें प्रॉपर और स्मूथ धागा चलना चाहिए। इस तरीके से आपका धागा वाला बॉबिन होना चाहिए। अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो जो बॉबिन होता है ना, बॉबिन या फिर बॉबिन केस, सबसे पहले उसमें पेच में तेल डालिए। ठीक है, पेच टाइट ढीला करके देखो, सही चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप मार्केट से ख़रीद लो, क्योंकि मार्केट से भी बॉबिन अच्छी खासी मिल जाती हैं आपको। जहाँ पर धागा वगैरह मिलता है ना, अस्तर वगैरह, वहीं से आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स उसको अच्छे से ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जहाँ से आपका धागा चल रहा है वहाँ पर धागा स्मूथ चलना चाहिए। ठीक है, और साथ ही आपका टाइम पर मशीन में तेल भी डालते रहना चाहिए, क्योंकि क्या होता है मशीन की सफाई के साथ साथ तेल डालना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें ही आपकी मशीन साफ़ और स्मूथ चलेगी। ठीक है, अगर आप सिलाई कर रहे हो तो मशीन को अच्छे से साफ़ करते रहना चाहिए, तेल ज़रूर डालते रहना चाहिए।
और थोड़ी देर के लिए धूप में रखना चाहिए ताकि आपकी मशीन थोड़ी स्मूथ चलने लगे, ठीक है। उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, है ना। दूसरी चीज़ है आपकी कैंची। आपकी कैंची भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जब आप कटिंग कर रहे होते हैं तो हमारी कैंची अच्छी चलनी चाहिए, तो कपड़ा सही से कट नहीं हो पाता है, कभी कभी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, या फिर छोड़ के जैसे मतलब कैंची बहुत ज़्यादा वैसे चलने लगती है। तो कैंची को हमेशा साफ़ करिए या फिर धार रखवा के रखिए उसमें अच्छे से। तो देखो, जो हमारे मशीन के टूल्स होते हैं ना, उसको सेफली रखना चाहिए, जैसे कि हमारे मशीन को क्लीन रखना, टाइम टाइम पर तेल डालते रहना और मशीन को क्लीन करते रहना, क्योंकि आपकी मशीन में धागा के छोट चलने से भी ना बहुत ज़्यादा फिनिशिंग मतलब ख़राब हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं मेरी बिट्टू, कहते हैं ना बीच बीच में बच्चे आते रहते हैं, तो बच्चे हैं तो बच्चे तो आएंगे ही। तो मेरी और बिट्टू से कुछ बातें हो रही हैं, आप लोग चाहे सुन लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बातें हो। और अगर आप लोग सिलाई करते हैं तो आप लोग को तो पता होगा, जब मशीन हम चलाते रहते हैं तो मशीन के नीचे जहाँ पर बॉबिन लगती है वहाँ पर बहुत सारे रेशे वाला, जो धागे वाला रेशा होता है ना, वो एकदम बहुत टाइम के बाद आप देखेंगे बिल्कुल गुलते जैसे वहाँ पर रुई जैसे बन जाते हैं। तो उसको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि वो चिपक जाते हैं, उसकी वजह से भी आपका बॉबिन केस ख़राब हो जाता है और मशीन भी सही से नहीं चलती है, ठीक है। इससे भी सिलाई बहुत गड़बड़ आती है। दूसरा कैंची है हमारी, कैंची को हमेशा ऐसे रखें कि कपड़ा हमारा सही से कटे और स्मूथ चले। तो जैसे कि आपको पता ही है कि घर में बच्चे भी होते हैं, तो सिलाई मशीन और कैंची या फिर मशीन के सारे टूल्स को बच्चों से दूर रखना चाहिए। वैसे बच्चे हैं तो उनको कहाँ ही रख देंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सेफली रखना चाहिए ताकि वो कागज़ वगैरह ना काटें, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कागज़ काटने से भी कैंची बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तीसरी चीज़ है हमारी, जो कि सिलाई से बिल्कुल मतलब मैच खाती हुई है, बिल्कुल सीधी चलनी चाहिए। और फ्रेंड्स, एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी ज़रूरी है, जो कि तीसरी चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कि हमारी सिलाई बिल्कुल सीधी चलनी चाहिए, क्योंकि अगर सिलाई गड़बड़ आएगी तो कपड़े में बिल्कुल फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आपको नाड़े पर प्रैक्टिस कर लेना है, मतलब बहुत सारे नाड़े बना डालिए, या फिर आप कोई भी कपड़ा ले लीजिए, उसमें लाइन खींचकर आप बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सीधी सिलाई चलाना उस पर स्टार्ट करिए, ताकि आपकी सिलाई सीधी आना शुरू हो जाए। तो इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और एक चीज़ और, जब भी आप अपना कपड़ा कटिंग कर रहे हैं ना, तो उस पर आयरन करना बहुत ज़रूरी रहता है। इससे आपको इसे आपको आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप कपड़े को प्रेस कर कटिंग करते हो तो आपकी कटिंग ना बहुत अच्छे से होती है और परफेक्ट तरीके से आपकी कटिंग होती है। और हाँ, अगर आप स्टिचिंग भी कर रहे हैं, अगर आपका कपड़ा काफ़ी टाइम से रखा हुआ है, कटिंग हुआ, कभी कभी क्या होता है कि कपड़े में स्क्रैच आ जाते हैं, तो अगर आप सिल रहे हैं तब भी अगर आपका जो कपड़ा है वो इस तरीके से मतलब फोल्डिंग है, तो उसको सिलने से पहले ना आयरन ज़रूर कर लेना चाहिए। आयरन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे कस्टमर के द्वारा दिया गया कपड़ा कैसा है, कभी कभी तो इतनी ज़्यादा सिलवटें पड़ी रहती हैं ना कि उसको प्रेस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए आयरन करने की आदत डालिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है सिलाई के केस में। देखो, अगर आपके कपड़े में सिलवटें पड़ी होती हैं, जैसे कि सलवार बनाते समय, जो कि चुन्नट डालते समय, अगर आपके कपड़े में सिलवटें होंगी, या फिर गला डिज़ाइन बना रहे हैं, अगर आपके कपड़े में सिलवटें होंगी तो वो फिनिशिंग से नहीं बनता है गला वगैरह। तो इसलिए अच्छे से जब प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे जो भी गला या फिर जो भी सलवार की प्लेट बना रहे हैं, चुन्नट बना रहे हैं, तो वो कितनी अच्छे से फिनिशिंग से बनता है। तो यहाँ पर देखिए मैं ब्लाउज़ बना रही हूँ, तो इसकी मुझे फिनिशिंग करना है और हुक काज बटन मुझे खुद से करने हैं। तो 4 ब्लाउज़ हैं, चारों ब्लाउज़ के करने हैं, और इसे 12-1 बजे तक हमें दोपहर में देना भी है, तो वही मैं कर रही हूँ। उसके बाद पैक वैक करके मैं रख दूँगी, जब कस्टमर आएगा तो उसको दे दूँगी, ठीक है। तो चलो मेन टॉपिक पे आते हैं। तो जब भी हम डिज़ाइन बनाते हैं तो उसमें प्रेस करने से गला बहुत सुंदर या फिनिशिंग से लगने लगता है ना, इससे कस्टमर बहुत जल्दी खुश हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे से टिप्स जो हमारी आपकी जो सिलाई को 100% फिनिशिंग देते हैं। तो अगर आप इस तरीके से सिलाई करके देखेंगे
तो आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी और आपके कस्टमर भी बढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप सिलाई ज़रूर करिएगा। और हाँ, एक चीज़ और, जब भी हम अपने कपड़ों पर निशान लगाते हैं या मार्क करते हैं तो हमारी जो मिल्टन चौक होती है ना, वो आप अपने कपड़े पर अच्छे से लगाइए। निशान लगाने के लिए आप बिल्कुल नोकदार लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कभी कभी आप बहुत छोटी सी चौक ले लेते हैं टूटी फूटी, तो उससे निशान सही से लगाते नहीं बनता है, इसलिए आपकी सिलाई टेढ़ी मेढ़ी होती है। इसलिए मिल्टन चौक जो आप लेते हो, चौक जो लेते हो, वो अच्छी होनी चाहिए, धारदार होनी चाहिए और थोड़ा सा बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और, जहाँ पर हम अपना कपड़ा कटिंग कर रहे होते हैं वो फर्श या टेबल पर कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए वो, ताकि आपके कपड़े में कोई भी दाग धब्बा ना लगे। एक चीज़ और, जब हम किसी कपड़ा को स्टिच कर रहे होते हैं ना, तो उस चीज़ को भी हमारा ध्यान सही से रखना चाहिए, मतलब मशीन बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, है ना। तो अधिकतर लोग फ़र्श या फिर टेबल पर कटिंग करते हैं, तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़, जब भी आप धागा ले रहे हैं बिल्कुल मैचिंग का धागा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम कपड़े का मैचिंग का धागा नहीं लेंगे, उससे भी मतलब ब्लाउज या सूट बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, बिल्कुल सामने स्टिचिंग की जो सिलाई दिखती है वो भी बहुत गंदी लगती है। इसलिए मैचिंग का धागा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबको तो पता ही होगा, कभी कभी जैसे हम लाइट धागा लगा देते हैं तो वो देखने में बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, कभी कभी डार्क लगा देते हैं वो भी ख़राब लगता है। तो कुछ आसान से टिप्स होते हैं जिनको आप फॉलो करके आप अपनी सिलाई को फिनिशिंग दे सकते हो। एक दिन सिलाई करते करते आप बिल्कुल माहिर हो जाओगे। इनको मैंने भी फॉलो किया है। देखो, बिगनर्स को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि कहाँ पर क्या लगाना चाहिए, उनके लिए खासकर मैंने ये वीडियो बनाए हैं, क्योंकि जब हम भी सीख रहे होते हैं ना, तो छोटी छोटी चीज़ें हमें उसके बारे में नहीं पता होता है। तो छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करके हम अच्छे टेलर मास्टर बन सकते हैं और अच्छे से सिलाई भी करेंगे, तो हमारे यहाँ कस्टमर भी अच्छे से आएंगे। तो होप सो आज की वीडियो आपको समझ में आई हो और ये सारी टिप्स आप भी फॉलो करेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।